हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मेरा 7वां वीडियो है और मैं अपनी इस मैथ की श्रृंखला को आप लोगों के लिए आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। उसमें नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे जैसे कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक। साथ में प्राइम नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर ऐसे जो जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं उन सभी नंबरों के बारे में आज हम आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम आपके सामने। तो देखिए, ये मेरा, तो आप लोग एक काम कीजिए, अब आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में बताएंगे, ठीक। अगर आपके नंबर सिस्टम से कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कैसा भी किसी भी प्रकार का, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर दें। तो इससे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कि जो नंबर हमें दिया गया है एक्चुअल में वो नंबर किस कैटेगरी का है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, कौन सा नंबर है। उसके बाद आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसे हल करने के लिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज। उससे पहले मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है मैथ के बारे में कि जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको रोमन नंबर के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूमेरल सिस्टम के बारे में बताया, अर्थात भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में कि कैसे पढ़ी जाती हैं दोनों, कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है, और उनका प्रयोग क्या है, उनके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। फिर मेरा वीडियो आया था आपके सामने कि एडिशन से संबंधित था और भी, ठीक है, जो छोटे बच्चों के लिए था। और फिर मैंने आपको दो वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाए थे जिनमें मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड एक शॉर्ट तरीका बताया था कि अगर कितना भी बड़ा अगर मेरे पास डिवाइड हो, भाग हो या मेरे पास गुणा हो तो उसे जल्द से जल्द जैसे कि 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये मेरा 7वां वीडियो है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, तो चलिए मैथ, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम NUM नंबर सिस्टम। अब देखिए, जो ये मेरा नंबर सिस्टम है इसमें आपको हम सबसे पहले बता ही चुके हैं कि अंक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इनके बारे में मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। अगर एक दो बार ऐसी संख्या आ जाती है तो आप लोग उसको देख लेना पहले से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है क्या, इवन नंबर, ठीक। फिर है हमारा ऑड नंबर जिसे बोलते हैं सम संख्या, दूसरे को बोलते हैं विषम संख्या। इससे पहले इन दोनों से पहले, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे नंबरिंग हो जाती है तो उससे आप परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। फिर है मेरा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, ठीक। फिर मेरा, अब देखिए, प्राकृतिक नंबर हो गया। उसके बाद मेरा होल नंबर आ जाएगा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या।
उसके बाद मेरा, अब देख ऐसे ही मैं श्रृंखला को देख, अभी आपको हम ओनली संख्याएं दिखा रहे हैं, आप नोट करते जाना। मैंने पहले ही बताया कि कॉपी और पेन आप साथ में ले लें, क्योंकि आज मैं नंबर सिस्टम के बारे में आपको माहिती बना दूंगा। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हैं, आपको कोई भी नंबर कहीं से भी आ जाए आप तुरंत बता सकें कि कौन सा ये नंबर है, कैसा है, क्या है। ओके, चलिए फिर मेरा है दूसरा इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। फिर है प्राइम नंबर, जिसे बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। देखिए वैसे तो हम इंग्लिश में आपको बता दें, बट कुछ मेरे मित्र ही हुए मेरी सेम एज के, और कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी, तो मैं इन दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो इन्हें आप नोट कर लें, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप इन्हें नोट कीजिए। और अगर आप वाइल्ड लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब दोनों को एक साथ में रखना चाहते हैं, तो दोनों नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ पे। देखिए उसके बाद मेरा है कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद रेशनल नंबर, जिन्हें बोलेंगे परिमेय संख्याएं। उसके बाद मेरा 9 आएगा, जो देखो ये मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ किस में कर रहा हूँ, रोमन नंबर में। ठीक है, नोमा इर्रेशनल नंबर। संख्या। फिर मेरा 10वां आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर, संख्या। थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि इन जितनी भी पॉइंट में बता रहा हूँ, जितने भी नंबर में बता रहा हूँ, उनमें हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, और इन्हें नोट करते जाइए, और अभी सिर्फ नोट कीजिए। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताएंगे अभी कुछ ही समय में। उसके बाद संख्या, बहुपदी संख्या। ठीक, इतने नंबर होते हैं जहाँ तक है। एक और होता है अरेंजमेंट नंबर, ये मुख्यतः हमने जब आपको वो पढ़ाएंगे, एक तरह से क्या बताएं, सम इनका प्रयोग मुख्यतः संभावना वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है। ठीक है, जैसे चलो बताएंगे थोड़ी देर में हम।
अभी ध्यान दिमाग में नहीं आ रहा है, बट जैसे परमिटेशन कॉम, ठीक है, ये जो है ना नंबर, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है मोस्टली। ठीक, तो चले अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे ये वाला नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल प्रकृति प्रकृति से ही हमें सारी, क्योंकि आप लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ, जब हम प्राचीन काल में थे तो उस समय हमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी हमारे पास, सिंध घाटी की सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता थी, ठीक है, मिस्र की सभ्यता थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने किसका प्रयोग किया था? नेचुरल नंबर। इसी की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि जीरो तो था ही नहीं उस समय हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इन्हें नोट कर लीजिए, पहले सब लोग नोट कर लीजिए। इसकी भी हिंदी लिख देते हैं, संख्या सिस्टम पद्धति। ठीक, उम्मीद करता हूँ सबने कर लिए होंगे। इरेज कर रहा हूँ, अब जिनके रह गए हैं पोस्ट करके वीडियो को और नोट कर लें। देखिए, सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा नेचुरल नंबर। जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनकी उत्पत्ति हमें प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। जैसे कि बेबीलोन सभ्यता हम पढ़ चुके हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ चुके हैं, मिस्र की सभ्यता पढ़ चुके हैं। तो उनमें लोगों को सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता था, ना कि जीरो। जीरो आया जब करीबन 1800, हाँ 1800 शताब्दी के समथिंग जीरो आया था, उत्पत्ति हुई थी जिसकी हैं। ओके, तो उस समय क्या हुआ कि हमारी जो वो सभ्यताएं थी वो सिर्फ कितने नंबरों से परिचित थी? हमारी जो सभ्यताएं थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 का स्थान छोड़ देते थे वो लोग, बट उन्हें पता तो था कि 10 आता है 9 के बाद। उसके बाद 11 12 13 14 15, ये जो नंबरिंग था इनफाइनाइट तक, मतलब इसके बारे में जानकारी थी। तो जो जिन जिन संख्याओं की जानकारी उन लोगों को थी, उन्होंने उन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं का नाम दे दिया। आधुनिक समय में हमने उन्हीं संख्याओं को क्या बोला कि ये मेरी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो इतना आपको क्लियर है, इतना तो नॉर्मली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी बात क्या करते हैं? होल नंबर। ठीक, होल नंबर जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे एक मुख्य बात कि हमारी जो नेचुरल नंबर थे उनके साथ में अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम करें तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब
इन ये जो सीरीज तैयार हो रही है हमारी, जो ये हमारी जो सीरीज तैयार हो रही है वो किसकी तैयार हो रही है हमारे पास, ये हो रही है होल नंबर की। ओके, अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या था, इवन नंबर। इवन नंबर ले लो या ऑड नंबर ले लो, तो ये था सम संख्याएं। सम संख्याएं, अब देखिए सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो जाएं। ठीक, किससे, दो से विभाज्य हो जाएं। तो अब देखिए हमारे पास होल नंबर है, क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, ये क्या है, मेरे नेचुरल होल नंबर है। तो ओवरऑल क्या है, होल नंबर, क्योंकि जीरो भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये मेरा क्या हुआ, होल नंबर। अब देखिए इवन नंबर हमें छांटने, मतलब सम संख्याएं। तो सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, जैसे कि हम, अगर कोई जानता है तो अच्छी बात है, वैसे डेफिनेशन होती है हमारी सम संख्याओं की कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं। विभाज्य का मतलब कट जाएं। ठीक है, तो अब बताइए आप, क्या दो से जीरो कटेगा, क्या दो से जीरो कटेगा, नहीं। एक से दो का भाग एक में जाएगा, नहीं। दो का भाग दो में जाएगा, यस। तो क्या है, ये मेरी एक संख्या बन गई। ठीक, अभी इस पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे थोड़ी देर में। क्या दो का भाग तीन में जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। बट क्या पूर्णतः कट रही है, मतलब रिमाइंडर में जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जीरो नहीं आता है तो वो संख्या हमारी क्या है, सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, टू का भाग थ्री में देख लो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मैं इसलिए करके बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है आप देखेंगे ही, साथ में ऐसे मित्र भी देखेंगे और ऐसे मेरे स्टूडेंट भी देखेंगे जिन्हें संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे उन स्टूडेंटों के लिए भी ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मुझे बेस से ही इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। तो देखिए पहले मैंने जीरो में दिया, दो का जाएगा नहीं। एक में दो का दिया, जाएगा नहीं। दो में दो का जाएगा, तीन में जाएगा, टू वन जा टू। क्या, रिमाइंडर, ये क्या है, शेषफल। शेषफल यहाँ पे क्या है, जीरो रहना चाहिए। मेरा शेषफल क्या होना चाहिए, जीरो। अगर जीरो है तो मेरी सम संख्या है, जीरो नहीं है तो मेरी विषम संख्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर, ओके। तो अब देखिए भागफल में कुछ भी आ जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर दो का टेबल हम नेचुरल होल नंबर में दे रहे हैं, पूर्ण संख्याओं में दे रहे हैं, और उसके लास्ट में रिमाइंडर में या शेषफल में कुछ रह जाता है, एक दो तीन चार कुछ भी रह जाए, कोई मतलब नहीं हमें, कुछ भी रह जाए, अगर कुछ बच रहा है तो वो संख्या हमारी इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। जैसे कि तीन तीन के बारे में मुझे पता करना था, तो मैंने दो का पाड़ा पड़ा, दो का भाग दिया तीन में, तो इसके रिमाइंडर में कितना आया, वन। तो क्या यहाँ पे जीरो आया, नहीं ना। तो क्या हम कह सकते हैं ये तीन जो है मेरी इवन संख्या है, नहीं कह सकते हैं। तो ये तीन क्या हुई, इवन नंबर नहीं है। चार की बात कर लेते हैं हम, टू फोर। ठीक, टू टू जा फोर। ठीक, कुछ बचा, यहाँ पे जीरो बच गया, रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल हमारा जीरो। ठीक, तो मतलब क्या हम कह सकते हैं फोर हमारी इवन नंबर है, यस फोर है। फाइव नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं, ये भी है, ये भी नहीं। ऐसी ही सीरीज बढ़ जाएगी हमारी। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए, हाँ
तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं और इसके जगह सही संख्याएं लिख दे रहे हैं। देखिए कौन कौन सी हुई, अब आप ही लोग बताएंगे हमें कौन कौन सी हुई हमारे पास। 2, 4, 6, 8, ओके। और कौन सी हुई हमारे पास, बताइए बताइए। 10, 12, 14 और डॉट 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 इनफाइनाइट। हाँ, अब इतना पता चल गया हमें। अब यहाँ से एक नोट डाल लीजिए। नोट में एक बात लिखनी है हमें हल्की सी। क्या लिखनी है? अगर हमसे कोई कहे कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तब आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी नजर आ रही है? 2। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि कौन सी है? 2। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि छोटे छोटे क्लास में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए सम संख्याओं की सीरीज में सम संख्याओं की श्रृंखला में सबसे छोटी सम संख्या या संख्या ओनली संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम क्या आंसर में लिखेंगे? आंसर मेरा कितना रहेगा? ओनली 2। ठीक, इस चीज को आपने नोटिस कर लिया। अब अगर यहीं पे हमने कह दिया कि सम संख्याओं की श्रृंखला में सबसे छोटी की जगह अब मैंने यहां पे कर दिया बड़ी संख्या बताओ, तब हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट, या इसे बोलते हैं हिंदी में अनंत। उसकी हमें जानकारी है ही नहीं कौन सी हो सकती है भाई। अगर मुझे गिवन संख्याएं दी हैं, कोई संख्या दी गई हैं हमारे पास, तो हम उसमें बता देंगे। अगर मुझे संख्याएं नहीं दी हैं तो हम क्या आंसर लगाएंगे? अनंत। ठीक है, इतनी बात मुझे लग रहा है आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। इरेज कर रहे हैं सारी चीजें। अब मेरा चौथा पॉइंट है हमारे पास, देखिए ऑड नंबर जिसे बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक, विषम संख्याओं की डेफिनेशन सेम विपरीत है, किसके अपोजिट है? किसके? सम संख्याओं की डेफिनेशन के। उसमें मैंने क्या बताया था कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, इवन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं अभी। इवन नंबर की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि दोज नंबर हु कंप्लीटली डिजिबल बाई 2 एंड रिमाइंडर विल 0, इट्स कॉल्ड इवन नंबर। ओके, मतलब अब हिंदी वालों के लिए ऐसी है कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब ये क्या है? विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो अब इससे मैंने क्या बताया? अपोजिट डेफिनेशन है इसकी। अब ऑड नंबर की डेफिनेशन देखिए, दोज नंबर हु डू नॉट डिजिबल बाई 2 completely and remainder will be remaining some amount, it's called odd number। अर्थात कहने का मतलब आशय यह है कि ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः न कटती हैं, पूर्णतः नहीं कटती तथा शेष फल में कुछ भी बच जाता है, तो वो संख्याएं हमारी क्या कही जाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, मुझे उम्मीद है ये डेफिनेशन आप लोगों को याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस डेफिनेशन को। देखिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो तथा शेषफल में कुछ बच जाए, तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, अब देखिए, अब विषम संख्याएं भी तो नेचुरल नंबर में ही तो हैं हमारे पास। अब देखिए कैसे, हमारे पास नेचुरल नंबर क्या थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, ये मेरे पास था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 0 में अगर 2 का भाग दें, 0 में अगर मैं 2 का भाग दें तो क्या जाएगा? पूरी तरह नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, 1 में भाग 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करें? अगर हम यहाँ पे 2 का भाग 1 में दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे देखना जरा, तो क्या यहाँ पे भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? रिमाइंडर क्या है? 1 है मेरे पास अभी भी। तो हम क्या कहें? 1 है, 2 नहीं है, ये है। कैसे ये है? देखिए, 2 का 3 में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 एकन 2, कुछ बचा रिमाइंडर में है, तो ये है, ये नहीं है, 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 ये नहीं, ये है। ओके, तो ये है मेरी संख्या। अब मैं लिख दे रहा हूं। वन, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे नोट में, यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, वही चीज़ जो मैंने इवन नंबर में लिखाई थी कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है इस श्रृंखला में, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ये। ठीक, अब देखिए, ठीक, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। हाँ, उसमें क्या था, इसमें एक चीज और, एक चीज ये लिख लेना आप लोग, छोड़िए, रहने दो, वो बाद में हम बताएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो इतना आप लोगों का हो चुका है। अब देखिए, हाँ, बाद में हम इरेज कर देंगे। अब बात करते हैं हम इंटीजर, इंटीजर नंबर, जिसे बोलते हैं क्या? पूर्णांक। अब देखिए, अगर आपने हिंदी पढ़ी है, हाँ, एक मिनट, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग, एक मिनट।
हेलो, थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए धन्यवाद। चलिए बताते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा था, हाँ, इंटीजर के बारे में बता रहा था। देखिए, इंटीजर, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताने वाला था इसके बारे में, कि देखिए, आप लोगों ने हिंदी अगर पढ़ी होगी तो हिंदी में संधि विच्छेद नाम का एक चैप्टर था, वो उसे पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि शब्द होते हैं, उन्हें तोड़ मोड़ के एक सही रूप दिया जाता है समझने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। क्या है ये? क्या है मेरा? पूर्णांक। तो मतलब क्या बोल रहा है ये? पूर्ण धन अंक। अगर हम इसे पूर्णांक को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? पूर्ण धन अंक। मतलब ऐसा अंक, ऐसा नंबर जो सभी नंबरों को लेके चलता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण अंक। ओके, अब देखिए समझाते हैं कैसे। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो माइनस से प्लस तक जाती हैं। ठीक, मैंने क्या बताया कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो माइनस से जीरो सहित प्लस तक जाती हैं। अब देखिए कैसे। मैंने मान लिया कि जैसे माइनस लिख लेते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। और इधर भी अगर हम जाते रहेंगे, इधर भी जाएंगे तो इधर भी माइनस का इनफाइनाइट। ठीक, इधर भी अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट, मतलब अनंत। अब देखिए, मेरे पास श्रृंखला तैयार हुई है। किसकी है ये? पूर्णांक की। ठीक, तो पूर्णांक में अब देखिए दो चीजें आपके पास आ रही हैं। क्या? एक आ रही है हमारी माइनस वाला, माइनस की, और एक आ रहा है टर्म हमारा प्लस का, और जीरो शेष बच रहा है। अब इससे मैंने क्या निष्कर्ष निकाला कि पूर्णांक संख्याएं दो भागों में विभक्त होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? अब देखिए, जैसे पूर्णांक संख्याएं हमारी जो होती है, एक होती है हमारी धन पूर्णांक, एक होती है हमारी ऋण पूर्णांक। ठीक, अब देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ऐसा मान लीजिए हमने कोई काम कहा, जैसे आप लोग ऐसे मान लीजिए, ये एग्जांपल, जैसे आपकी फैमिली है, आपके पिताजी हैं या माताजी हैं घर पे। आपकी माताजी या पिताजी ने कोई बात आपसे कही कि ये बात, ये बेटा करके ले आओ आप। ठीक है, तो आप उसे दो तरीके से रखेंगे अपने दिमाग में। आप सोचेंगे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पास है बात, तो हम उसे कर देंगे, नहीं है तो बात को टाल देंगे। और टालने वाली बात किस में चली जाती है? नेगेटिव, मतलब अनसुनी हुई बात कर दी, मतलब जिससे सुना और एक कान से दूसरे से निकाल दिए, तो वो नेगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आ जाएगी बात। ठीक है, तो इसमें क्या है? अब देखिए, पॉजिटिव मतलब धन। जितनी भी संख्याएं धन हैं जिनमें ऋण का साइन नहीं लगा है, मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ छोटे बच्चों की। ठीक है, जिन्हें मैंने मैथ के 4 सिंबल्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। कौन कौन सा था सिंबल्स हमारे मैथ के? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसे बोलते हैं धन, इसे बोलते हैं ऋण। ठीक, जिन भी, इसे गुणा, इसे डिवाइड। अब देखिए, जिन भी संख्याओं में नेगेटिव साइन नहीं लगा, मतलब ऋण का साइन नहीं लगा, ऋण का चिन्ह नहीं लगा, वो सब संख्याएं कैसी हैं? हमारी प्लस की। तो प्लस वाली कौन सी है? ये वाली। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6,
डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या है, हमारी धन पूर्णांक संख्याएं हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कि -3 -2 -1, ये और ले लेते हैं थोड़ी हम संख्याएं, ठीक, यहाँ से ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक, -5 -6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या है, हमारे ऋण पूर्णांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर भी एक नोट लिख लीजिए आप लोग। देखिए, इसमें आपने इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को तो मैंने बता दिया, पहचान लिया आपने कि धन पूर्णांक कौन सी है और ऋण पूर्णांक क्या है। अब जीरो तो रह ही गया मेरे पास भाई, जीरो भी तो है इसमें इंक्लूड, तो जीरो क्या है। अब देखिए, जीरो के लिए एक लाइन लिखिए और उसे हमेशा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कि बताइए हमारी इन संख्याओं में कौन सी संख्या धन पूर्णांक नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाता है, मतलब धन पूर्णांक नहीं है तो जीरो आएगा, 1 -1 -5 प्लस का 1, ठीक है, और 6, ठीक। तो अब बताइए -6, तो इनमें से बताइए कि हमें ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि मान लीजिए, हाँ, इनमें से कि कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, ये ABCDE, ये रहे 5 ऑप्शन हो गए मेरे पास। 5 ऑप्शन आएंगे हमारे या 4 आएंगे, तो इनमें से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये भी हमारी पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है, क्योंकि ये ऋण पूर्णांक है, ये भी ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये भी ऋण पूर्णांक है। जीरो बच गया। अगर आपको जीरो के बारे में नहीं पता होगा और आपने सीरीज देखी कि अरे भाई हाँ, मेरा नेगेटिव से जीरो सहित प्लस तक होता है, ठीक है, अरे यहाँ प्लस है, ठीक, हाँ, देखिए जीरो माइनस से जीरो सहित प्लस तक होता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जीरो को भी क्या कर देंगे ये, और एक आंसर रहेगा उसमें, अगर बाई चांस इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करके आओगे, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत है। क्यों, ठीक है, तो देखिए इसमें नोट कीजिए एक और पॉइंट, जीरो या शून्य, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब समझ में ही आ रही होगी, ठीक है। और जो भी डाउट, अगर जैसे किसी को डाउट आता है, किसी को भी अगर डाउट होता है, ठीक है, तो वो क्या करे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करे और मुझे बताए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चलो इरेज करते हैं अब हम। अगर नहीं इतने टाइम दे दिया है और अगर जैसे जिसका भी छूट रहा है तो वो वीडियो पॉज करके और अपना नोट कर ले। अब देखिए, अब जैसे मेरे पास मैंने क्या क्या आपको बताया, नेचुरल, होल नंबर, ऑड इवन नंबर, इंटीजर। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की, ठीक। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। क्योंकि आज मैं आपको चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आज मैं आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा और आप थोड़ा पेशेंस के साथ ही इसे पढ़ें, ठीक। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का मतलब हिंदी में अगर इसे बोला जाए तो क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। हाँ, देखिए अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो खुद
व एक के एक से ही विभाज्य हों। मतलब ये कहने का है ऐसी संख्या, ऐसी सभी संख्याएं जो एक व खुद से ही विभाज्य हों, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। मतलब जिनका भाजन मतलब गुणन, जिनके फैक्टर ना हो सकें, जिन्हें काटा ना जा सके किसी भी संख्या से। ठीक है, तो मतलब देखो ये, जैसे मेरे पास सब नंबर वही रहेंगे मेरे पास। अब क्या नेचुरल नंबर रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या है मेरा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इन्हें मत बोल देना कि ये मेरी भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? मेरी प्राकृतिक संख्याएं। अब इन्हीं में, क्योंकि मैंने प्राकृतिक और होल नंबर मैंने पहले ही बता दिए, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने बताया कि वो प्राचीन काल से ही प्रयोग हो रही हैं संख्याएं, इसीलिए मैं हर एक जितनी भी संख्याएं पढ़ा रहा हूँ उनमें प्राकृतिक संख्याओं को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं से निकली हुई हैं ये सारी संख्याएं। ठीक है, इसीलिए मैं उसका बार बार प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखिए कि इनमें क्या है, सबसे बड़ी बात, प्राइम नंबर एक या खुद से विभाज्य हो। ठीक, तो एक को तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये संख्या प्राइम तो होगी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके दूसरी डेफिनेशन इसकी ये बोलती है कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हों। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। ठीक है, ये डेफिनेशन कहती है कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, अर्थात एक व वह संख्या खुद। ठीक, तो ये आप लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, कौन सी? कि ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 हों एवं एक व खुद से ही विभाज्य हों। ठीक, अब देखिए, क्या एक के अगर गुणनखंड काटेंगे हम, जैसे कि गुणनखंड काटना तो आप मोस्टली सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए अभी आप ये चीज़ देख लीजिए, इसके बाद जो वीडियो आएगा, या फिर मैं शायद इसी वीडियो के अंत में मैं गुणनखंड काटना भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, कैसे काटे जाते हैं, तो आप घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो को देखिए, आप अंत में आप सीख जाएंगे कि कैसे गुणनखंड काटते हैं हम। ठीक है, गुणनखंड मतलब फैक्टर। ठीक, अब देखिए, और डिफरेंस भी क्लियर कर देंगे कि मल्टीपल एंड फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब गुणनखंड, ठीक है, और गुणज में क्या अंतर होता है। अब देखिए, एक का गुणनखंड अगर हमें काटेंगे तो हम क्या करेंगे? एक ही रहेगा। 2 के गुणनखंड काटेंगे तो मतलब 2 को हमेशा हम स्टार्ट करेंगे, जब भी गुणनखंड काटेंगे तो हम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से। तो पहले तो देखो 2 में 1 का पाड़ा जा रहा है, जाएगा, सब में जाएगा। अब इसके बाद 2 का भी जाएगा, फिर 3 की बारी, 1 और 3, फिर 4 की बारी। अब देखिए 1 का जाएगा, फिर 2 का भी अगर टेबल पढ़ेंगे 4 में, मतलब 2 का भाग देंगे 4 में तब भी जाएगा, कटेगा, 4 कटेगा, और 4 से खुद कटेगा 4। ठीक, तो कितने गुणनखंड हो गए? 3। अब आगे आइए 5, तो 1 और फिर 5, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे करके देख लीजिए, एक से तो सभी संख्याएं कटेंगी पहली बात। अब 5 में 2 का अगर देंगे तो कटेगा 5, 2 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, कुछ बचा नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर है मेरी बारी किसकी? 3 की। 1 के बाद फिर 2 आया, फिर 3, 3 से कट रहा है 5 या नहीं कट रहा है? देखें तो 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, कितना बचा? 2 शेष बचा। फिर 4 से आया, 4 एकन 4, कितना बचा? 1 बचा। अब 5 की बारी है, तो 5 एकन 5, कट गया पूरा। तो मतलब 1 और 5, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं हम 6 की। 6 है तो 1 से भी 6 कट जाएगा,
2 से कटेगा या नहीं कटेगा, बारी 1 के बाद किसकी है, 2 की है, तो 2 से 6 कटेगा या नहीं कटेगा, द्वितीय 6, 2 2 3 जा 6, फिर 3 से देखो, 3 से 2 के बाद बारी किसकी है, 3 की, 3 से कट रहा है या नहीं। हम कब तक चलते जाएंगे, जब तक हमें समान संख्या नहीं मिल जाती तब तक हम चलते जाएंगे नेचुरल नंबर में, ऐसे करके इधर की तरफ। ठीक, अब देखिए 6 पे मुझे पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचना है। अब देखिए 1 पे पहले 1 का भाग 6 में दिया, चला गया, 2 का भाग 6 में दिया, चला गया, अब बारी है 3 की, तो 3 का भाग 6 में देंगे, चला जाएगा, मतलब 3 भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अब बारी है हमारी किसकी, 4 की, 4 का भाग 6 में देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 खुद जाएगा, फिर है 7 की बारी। ठीक है, तो 1 और 7, फिर 9 की बारी है, तो कितना आएगा, 1 3 और 9, फिर है मेरी बारी 10 की, तो 1 2 और 5, फिर 11 की, तो 1 और 11। अब देखिए, अब आप लोग खुद बताएंगे हमें कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब यहाँ पे हमने लिखा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। अब आप लोग बताइए कौन कौन सी होंगी। मैंने क्या बताया, डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हों एवं वह संख्या खुद व 1 से ही कटे, मतलब उसका गुणनखंड 1 हो या वह संख्या खुद हो। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये वाली है, इसमें 1 है गुणनखंड, ठीक, 1 से कट रही है, खुद से कट रही है, बट क्या इसके गुणनखंड 2 हैं, नहीं है, तो क्या ये मेरी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंड, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 से कट रही है और खुद से भी कट रही है, बट क्या 2 गुणनखंड हैं इसके, नहीं है। ठीक है, तो क्या हमारी ये 1 होगी, नहीं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी 2 की, 2 1 और वह है, तो मतलब 2 गुणनखंड हैं और 1 और वह संख्या खुद है, तो मतलब ये हो गई, ये भी हो जाएगी। क्या ये है, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 1 से कट रही है, 2 से कट रही है और 4 से भी कट रही है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए हमारे पास। बट हमने बताया कितने, कि 2 हों, ओनली 2, सिर्फ 2 गुणनखंड हों और वह संख्या एक अपने आप से और 1 के अलावा किसी से ना कटे, तो इसमें से 1 से भी कट रही है, 2 से भी और 4 से भी, अपने आप से भी, तो 3 गुणनखंड हो गए, तो ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये है। अब देखिए कौन कौन सी हो गई मेरे पास, 2 है, 3 है, फिर हमारे पास कौन सी है, 5 है, 7 है और 11 है और डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब यहीं पे हम थोड़ा सा भाज्य संख्याओं के बारे में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ मैं फिर लिखूंगा, तो इससे अच्छा मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ भाज्य संख्याएं। आप नोट कर लीजिए दूसरा पॉइंट, भाज्य संख्याएं, ठीक, या इन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, वो कौन सी संख्याएं होंगी, अब इनकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे इनमें से आप लोग अब खुद बताएंगे हमें कि कौन सी भाज्य है। ठीक, ये 6 है। ठीक, अब देखिए क्या 1 है, नहीं, ये वाली 2 है भाज्य संख्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या मैंने बताई है, ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हों, 2 से अधिक हों, सॉरी 2 से अधिक हों, तो इसमें देखिए 1 और 2 गुणनखंड हैं ओनली, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या हो गई। ये भी 2 हैं गुणनखंड, तो इसकी भी अभाज्य, क्या ये, हाँ है 4, फिर 5 नहीं है, ये नहीं है, ये वाली है, फिर ये वाली है, फिर है, फिर
फिर है मतलब डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज तैयार हो रही है हमारी किसकी, भाज्य संख्याओं की। ठीक है, इसे अब मैं इरेज कर रहा हूं। हाँ देखिए, अब बारी करते हैं। अब हम देखिए, मैंने आपको अभी तक इतनी चीज़ें सिखा दी। अब बात करते हैं आप यहाँ पे रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। हाँ ओके। और इसी के समकक्ष एक और होती है। देखिए, रेशनल नंबर के बाद हम तो आपको सिखाने वाले थे इरेशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर से पहले एक और चीज़ हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले, इरेशनल नंबर से पहले फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्याएं। क्योंकि देखिए, भिन्न संख्याएं उससे पहले मैं इसलिए सिखाना चाहता हूँ, रेशनल नंबर और भिन्न फ्रैक्शन नंबर, इनमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है, मतलब इन दोनों में समानताएं हैं कुछ। ठीक है, उन्हें आप जान लें तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्याएं, ऐसी वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, पहली बात, पहला पॉइंट में लिखो इन दोनों में। ठीक है, चलो पहले फ्रैक्शन लिख, पहले फ्रैक्शन के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद रेशनल नंबर में बता देंगे। ठीक है, भिन्न वे सभी संख्याएं, सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक, मैंने क्या बताया आप लोगों को, वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे एवं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ये चीज होना कंपलसरी है। ठीक, ये भी मैं बताऊंगा रेशनल और फ्रैक्शन में। हम जब कंपैरिजन कर देंगे, इरेशनल नंबर पढ़ाने जाएंगे, उससे पहले हम ये भी क्लियर करेंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक, तो अभी तो हम इतनी बात आप समझ लीजिए कि वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए, उन्हें हम सब उन्हें क्या बोलते हैं, भिन्न संख्याएं कहते हैं। ठीक, कैसे, देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि 5/4, मैंने कहा 12/16, मैंने कहा 9 सही 2/4। ठीक, अब इनमें आप एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, और एक और मैंने लिख दिया, लो 0/9, एक और मैंने लिख दी 7/0। हाँ, मेरे पास कितनी संख्याएं हो गई,
भिन्न संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं। अब 5 में देखिए, क्या आप लोग खुद बताएंगे हमें, क्या ये संख्या हमारी भिन्न संख्या है? मैंने क्या बताया, P अपॉन क्यू के रूप में। P अपॉन क्यू के से कंपेयर करो इसकी, P अपॉन क्यू, तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, P की वैल्यू क्या हो गई, P इक्वल टू इसमें P बराबर क्या हो गया मेरा 5, Q इक्वल टू कितना 4। अब बताइए Q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q बराबर 0 तो नहीं आ रहा है, ये अगर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या ये भिन्न है। अब कैसी है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब भिन्न संख्याओं के बारे में हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन, ठीक है, एलसीएम वगैरह, एचसीएफ और ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, तब मैं बताऊंगा उसमें कि कौन कौन सी भिन्न होती हैं हमारे पास, ठीक है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन सी उसमें मेथड प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना सोच देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ कि P अपॉन क्यू के रूप में ये लिखी हुई है, P बराबर 5 है, Q बराबर 4 है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन दूसरी सेटिस्फाइड हो रही है नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q 0 नहीं हो कभी भी। तो यहाँ पे क्या 0 है, Q नहीं है, तो ये क्या है, भिन्न है। यहाँ पर भी देख लीजिए, P बराबर 12, Q बराबर कितना 16, क्या Q बराबर 0 आ रहा है, नहीं, तो क्या ये भिन्न है। ये इसमें आई है आप, ठीक है, इसमें देख लीजिए, तो इसमें 9 तो यही रहेगा। अब यहाँ पर भी P अपॉन क्यू, तो मतलब P बराबर 2, Q बराबर 4। क्या यहाँ पर भी आप एक चीज नोटिस कीजिए कि क्या Q बराबर 0 है, नहीं है, तो मतलब ये भिन्न है। यहाँ पे बात कीजिए, क्या ये भिन्न है, ये वाली बात। अब आइए देखिए, P बराबर 0, Q बराबर 9, क्या ये भिन्न है, ये तो है, क्योंकि P बराबर 0 की कंडीशन हमने नहीं बताई। मैंने कहा कि P अगर 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट Q 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, P बराबर 7 है, Q बराबर 0 है, ठीक है, क्या ये वाली कंडीशन तो ओके है, मेरे पास P की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू मेरे पास 0 है, और मैंने क्या बताया, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 ना हो, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, 0 है, तो क्या ये भिन्न है, नहीं है। सेम सीधी बात, ये भिन्न नहीं है, ठीक, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, चलो रहने दो, इतना ही काफ़ी है इसमें। चलो लिख लीजिए, क्योंकि देखिए कंपेयर भी ज़रूरी है। अगर आपसे कंपेयर में कोई पूछे तो ये 2 पॉइंट आप लिख देना और इसके 2 पॉइंट लिख देना, काम बराबर, क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, भिन्न हमेशा धनात्मक होती हैं, ठीक, मैंने क्या बात लिखी, भिन्न हमेशा किस रूप में होती हैं, धनात्मक, मतलब भिन्न हमेशा धनात्मक, यहाँ पे अगर लिखना चाहो रूप में होती हैं तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना भी लिख दोगे भिन्न हमेशा धनात्मक होती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सही है हमारे पास, ठीक है। भिन्न किस रूप में होती है, हमेशा धनात्मक रूप में। अब देखिए, अगर मैंने आपसे कहा, एक मिनट, वो बाद में हम बताएंगे एग्जाम्पल इन दोनों के एक साथ में, ठीक है, हाँ चलो बता देते हैं, भाभी कटे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4, मैंने आपसे कहा -5/9, फिर मैंने कहा 6/5, फिर मैंने कहा
8/-9। ठीक, अब देखिए इनमें से हमने पूछा आपसे कि बताइए इनमें से भिन्न कौन सी हैं, तब आप आंसर क्या देंगे, ये वाली। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, P/Q के रूप में होने चाहिए। तो P/Q के रूप में तो हैं तीनों, तीनों किसके रूप में है, P/Q के रूप में। क्योंकि P की वैल्यू फर्स्ट वाले में -5 है, सेकंड वाले में 6 है और इसमें 8 है। अब Q की वैल्यू, ठीक, मतलब 8 कर लो या -8 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए अब Q की बारी है तो 9 है, 5 है, माइनस वो सॉरी 9 है, क्योंकि माइनस ऊपर ले लिया था मैंने। ठीक है, अगर ऊपर जो भी है इतना हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि इस रूप में हैं, ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, पहली वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, बट दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोली, भिन्न हमेशा किस रूप में होती हैं, धनात्मक रूप में। तो मतलब इसमें देखिए इसमें कौन सा साइन लगाया है, प्लस का, ओ सॉरी माइनस का, इसमें किसका साइन लगाया है, माइनस का, इसमें कुछ लगाई ही नहीं है। तो मतलब इसमें माइनस का, इसमें माइनस का, तो हम ये तो समझ गए कि ये भी भिन्न नहीं है, ये भी भिन्न नहीं है, क्योंकि धनात्मक होती है, तो ये दोनों तो भिन्न है नहीं। अब बचिया कौन सा हमारा पद, टर्म कौन सा बचा है, कौन सा पद बचा है, 6/5। तो यही मेरी कौन सी होगी, भिन्न होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए अब ऊपर बात कर लेते हैं हम, इसे बाद में मिटा देंगे। इसे देखिए इसमें भी पहली कंडीशन सेम रहेगी, वही चीज, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं जहाँ Q≠0, वही चीज लिखो जो पहला पॉइंट इसमें लिखा है, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं एवं जहां Q≠0 होता है। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन तो वही है जो इसमें है, वही इसकी कंडीशन है पहली। अब दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंडीशन है इसमें धनात्मक है और उसमें, ठीक, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या मैंने लिखा, परिमेय संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों रूप में होती हैं या हो सकती हैं, कुछ भी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने क्या बताया, परिमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में हो सकती है। कैसे, अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वही एग्जाम्पल उठाएंगे हम यहाँ से, -5/9, 6/5, 8/-9। ठीक है, और जो भी है 12 सही 8/9। ठीक है, ये रही हमारे पास, क्या है, ये सब हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया, धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। अब मैंने अगर पूछा तुमसे कि इसमें बताइए कि भिन्न कौन सी हैं, तब तो आप इसे और इसे टिक करोगे, ये दोनों भिन्न हैं। मैंने कहा इनमें से परिमेय संख्याएं बताइए, तब आप क्या करोगे, परिमेय संख्या जब भी पूछें तो पहली कंडीशन तो सब में सेटिस्फाइड है, पहली कंडीशन सब में ओके है। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, मतलब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, सभी मेरी कैसी संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ओके, चलिए, ठीक, इतनी बात समझ में आ चुकी है, इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समय है आपके पास। चलिए, हाँ, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके वीडियो देख लेना।
देखिए आपके पास फ्रैक्शन, रेशनल नंबर दोनों हो चुके हैं। अब बारी है हमारे इरेशनल नंबर। नंबर हो गए अपरिमेय संख्या। संख्या ओके। अब पानी यार, प्यास लग रही थी। देखिए अपरिमेय संख्या डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी परमेय संख्या की, सेम इसकी विपरीत डेफिनेशन है, मतलब अपोजिट डेफिनेशन है। मैंने क्या बताया था परमेय संख्याओं में आपको कि वे सभी संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो सभी कैसी होती हैं हमारी परमेय संख्याएं और भिन्न होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो इरेशनल नंबर है, वो नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होगा। पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन यहाँ पर लगती है। अब देखिए पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, क्वेश्चन ये भी तो है भाई कि पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी संख्याएं देखी वो या तो मैंने प्राकृतिक संख्याएं देखी या पूर्ण संख्याएं देखी, ठीक है, या मैंने पूर्णांक देखे, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, इतनी सारी संख्याएं देख चुके हैं। अगर हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं रहेगी संख्या तो फिर आएगी किस रूप में, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कभी कभी आप लोगों ने जब भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर आपने देखा होगा कहीं कहीं कि पाई लिखा हो या कुछ संख्याएं रूट के रूप में लिखी होती हैं, कि हम कहते हैं ना कि एक्स एक्स वाई, मतलब रूट के अंदर कुछ संख्याएं लिखी जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि स्क्वायर रूट निकालिए, रूट निकालिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो संख्याएं इसके रूप में हो और पाई, ठीक है, पाई भी एक हमारी क्या है, इरेशनल नंबर है। बट पाई की वैल्यू होती है हमारी क्या, 3.14। ये क्या है हमारी 3.14, ये क्या है हमारी, कोई बताएगा। और एक और वैल्यू होती है 22/7, ये क्या है, देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि इसमें पूर्ण अंक हैं हमारे पास। ठीक, समझ में आ रही बात, ये प्लस की है, ये नेगेटिव की है। ठीक, ओके, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं हमारे पास। ठीक, अब देखिए बट ये पाई अगर लिखा आ जाए, अगर एस रूप में लिखी है और कहे कि बताइए कि 3.14 या 22/7 क्या ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं है। ठीक, और अगर ऐसे लिख के आ जाए कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, है। ओके, इतनी बात आप क्लियर रख लें दिमाग में नोट करके। ठीक है, अब रूट के फॉर्म में, मतलब रूट के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखी है, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो और रूट के अंदर है, वो संख्या हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतनी बात आप लोग क्लियर और कर लें। ठीक, अब देखिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए
और अगर, हाँ एक बात और दिमाग में आ गई कि अगर आपकी जो परमेय संख्या मैंने लिखाई थी तो उसमें अगर और थोड़ी बहुत जगह है तो उसमें एक नोट लिख लें, किसमें, परमेय संख्या में, मतलब रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर में एक नोट डाल लें। नोट में लिख लें कि सभी पूर्णांक एवं प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ओके, ठीक है। जितने भी पूर्णांक हैं, मतलब पूर्ण अंक हैं, होल नंबर और प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी हमारी कैसी होती हैं, रेशनल नंबर। पहला ये पॉइंट और उसी के नीचे नोट कर लें, रेशनल नंबर में तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं, मेरे क्या बची है, मेरे पास अब क्या बचा है, देखते हैं। हम्म, हाँ एक चीज़ और मैंने बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मिश्रित संख्या। ठीक, ये क्या होती है, सबसे बड़ी बात, ये क्या होती है, देखिए और भी दो तीन और हैं। इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले इसी में आते हैं, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे पास रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नरी नंबर। इसे बोलते हैं हम क्या, रियल को वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, और इसे क्या बोलते हैं, आभासी, आभासी संख्याएं, या या फिर कह लो इसे काल्पनिक संख्याएं। ओके, ये चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलके बने होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब देखिए हमारे पास वास्तविक संख्या है, क्योंकि हमें जब तक वास्तविक और रियल नंबर नहीं पता होंगे तब तक हम कॉम्प्लेक्स संख्याओं के बारे में बता ही नहीं सकते आप लोगों को। ठीक है, तो हम सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें इसके बारे में अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, रियल नंबर जिन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं जो हैं हमारे पास दो चीज़ों से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, या तो वो हमारे पास सभी की सभी कैसी होंगी, परमेय संख्याएं होंगी या अपरमेय संख्याएं होंगी, या फिर परमेय अपरमेय दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमेय कौमा अपरमेय या परमेय अपरमेय दोनों एक साथ हों। ठीक है, साफ सीधी बात। देखिए इसमें रियल नंबर में कैसे कि हमारे पास जैसे मैंने बोला, आ, हाँ 4/9 प्लस 4/9 क्या है, ये रियल नंबर है, परमेय संख्या तो है, भिन्न भी है, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, चलो ठीक है, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, बट भिन्न नहीं है, अब भिन्न नहीं है क्योंकि माइनस लग गया, इसलिए भिन्न नहीं है, परमेय हो गई। ठीक है, अगर माइनस हटा देते तो परमेय और वास्तविक वो सॉरी परमेय और भिन्न दोनों हो जाती है हमारे पास। अब ये क्या है, मेरे पास परमेय संख्या है, मैंने कहा आपसे रूट 25 वो सॉरी 26। ठीक, क्या है ये, अपरमेय संख्या है, ये है अपरमेय में, और ये क्या है, परमेय। देखिए
ये क्या है हमारी, ये दोनों हमारी क्या हैं, रियल नंबर हैं, रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर है, ये दोनों ही हमारे रियल नंबर हैं। या तो हमारे पास परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो। और एक और रियल नंबर होगा क्या, जैसे मेरे पास आ जाए -8/9 प्लस √22। ठीक, तो ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, इसमें देखिए ये परमेय संख्या है प्लस अपरमेय। ठीक, अपरमेय। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं हमें मिल रही हैं और यहाँ पे अलग अलग संख्याएं मिल रही हैं, मतलब या तो परमेय हो, अपरमेय हो, या दोनों एक साथ हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो हमारे कौन से नंबर होंगे, सभी के सभी रियल नंबर। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याओं में काउंट किए जाएंगे। इतनी बात आप लोगों के आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए आभासी या काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब जैसे मेरे पास काल्पनिक संख्याओं की बात करते हैं, संख्याएं या इन्हें हम बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए इमेजिनरी नंबर होते हैं जो, वो क्या होते हैं, हमारी जो परमेय और अपरमेय संख्या होती है, उन संख्याओं के साथ में अगर आयोटा अगर लग जाए तो वो सब हमारी कौन सी संख्याओं के अंतर्गत आती है, काल्पनिक संख्याओं के लिए। क्योंकि देखिए अगर जैसे मैंने मान लिया -8/12 ठीक, मैंने कहा 2/2, या मैंने कहा यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे लिखा -5/6 प्लस √8। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारी, ये तो परमेय संख्या है, बट परमेय संख्या के साथ में क्या लगा, आयोटा, आई। तो मतलब ये क्या हो गई, आई फॉर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी हो गई। ठीक है, इमेजिनरी पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आई जिसके संख्या के साथ में जुड़ा हो वो सब हमारी इमेजिनरी संख्याएं होती हैं। ठीक है, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं बस। ठीक है, ये देखिए 2 क्या है, हमारी अपरमेय संख्या है, बट इसके साथ में क्या जुड़ा है, आई जुड़ा है, तो ये कैसी संख्या हो गई हमारी, वो सॉरी काल्पनिक संख्या हो गई। इसमें देखिए ये तो हमारी कौन सी संख्या है, परमेय, बट साथ में एडिशन है, और कौन सी संख्या है, अपरमेय। मतलब ये पूरा क्या है, एक टर्म है, पूरा एक पद है, तो मतलब पूरा पद एक साथ है, और इस पद में कौन सी संख्या जुड़ी है, आई। तो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, अपरमेय संख्या। ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया रियल और वास्तविक दोनों संख्याओं का वो होता है। तो अब इनमें आपको कोई, मुझे नहीं लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन हो चुकी होगी इसमें, आई थिंक। ठीक है, तो आप लोग अब कर लेंगे। ठीक, अब कोई एक और रह गया था क्या, देख लेते हैं जरा। हाँ, अभी 2 और रह गए, पॉलिनोमियल। देखिए अभी तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में ऊपर ऊपर बता रहे हैं आप लोगों को, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब टॉपिक आएगा इनका। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पॉलिनोमियल की बात की जाए तो पॉलिनोमियल पर भी एक पूरा टॉपिक है। मतलब अब जितनी भी संख्याएं हैं उन सब पे एक एक टॉपिक है। तो हम जब टॉपिक आएगा तो हम इनके बारे में बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, आगे आ जाइए। अब मेरी बारी है किसकी, कौन सी संख्या थी हमारे पास, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नंबर। ओके, अब देखिए पॉलिनोमियल नंबर है हमारे पास, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद संख्या। अब आपको हिंदी कहीं कहीं ऐसा होता है, देखिए कि कहीं कहीं हमारे पास अगर इंग्लिश मेरे पास ठीक ठाक है तो इंग्लिश से भी समझ में आ जाती है कभी कभी बातें, कभी कभी हिंदी भी
काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर जहाँ पर भी पढ़ाई करो, मैं आप सभी स्टूडेंट से यही बात करूँगा कि बाईलैंग्वेज हमेशा चलो, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है आजकल, ठीक है, वो पता ही नहीं चलता है किस फॉर्म में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है। कभी वो क्या करेगा, जो पैटर्न वाला होता है ना, जो एग्जाम जो पेपर को सेट करता है, वो कभी कभी क्या करता है, ऐसे ऐसे टर्म जो इंग्लिश के टर्म हैं उन्हें ही रख देता है डायरेक्ट। और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल साधारण टर्म रख देता है जो हिंदी से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से केस हो जाते हैं। ठीक है, और ये खासकर बायोलॉजी में ज़्यादा होता है। ठीक है, मैथ की तो मान ही लेते हैं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल नंबर, अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहु, बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है, पॉली माने बहुत, सहारे, बहुत सारे। ठीक है, नोमियल माने नंबर। ठीक, मतलब एक तरह से पद, नोमियल माने क्या होता है, पद। अब देखिए बहुपद, बहु का मतलब बहुत सारे पद। अब ऐसे तो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि बहुत सारे पद का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में। देखिए, आपने कभी ABCD पढ़ी है, बीज गणित जब भी पढ़ते हैं हम, मतलब बीज गणित जब भी पढ़ते हैं, बीज गणित, बीज गणित, ठीक है, एलजेब्रा, एलजेब्रा जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखे होंगे, अगर आप हायर क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 6 से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कहीं आपकी किताबों में कहीं कहीं इस तरह के टर्म लिखे होते हैं। ठीक है, इस तरह के टर्म लिखे होते हैं कहीं कहीं पर भी। ठीक, अब देखिए ये 3 इक्वेशन मेरे पास हैं। इस तरीके के रूप में आपको इक्वेशन देखने को मिली होंगी। आपने अगर हायर क्लास के स्टूडेंट हैं आप, तो आपने ऐसी चीज़ें मैथ में 10th और 12th में पढ़ी होंगी, जिनके पास मैथ रहा होगा। और अगर मैथ नहीं रहा है फिर भी आपने कक्षा 8 तक, मतलब 6 से 8 तक में ये चीज़ें अवश्य पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इनमें इस तरीके से टर्म लिखे रहते हैं, कुछ टर्म ऐसे होते हैं, कुछ टर्म ऐसे होते हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे। और अगर आप चाहे कौन सी भी क्लास के हों, मतलब कक्षा 6 से ऊपर होने चाहिए आप, तो आपने ये चीज़ें, इन चीज़ों का फेस किया होगा, इन चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे और इन्हें देखा होगा आपने। ऐसे ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब बीजगणित के। अब बहुपद का मतलब यहाँ पे, तो ये किसके रूप में होती हैं, बहुपद, मतलब बहुत सारे पद हैं हमारे पास। कौन सा है, एक पद ये रहा, एक ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो इसके रूप में अगर जो, मतलब ABCD को भी एक साथ में एकत्रित कर लिया जाए, ठीक है, क्या ABCD को भी अगर हम किसी पद में इंक्लूड कर दें, जोड़ दें, ठीक, तो वह पद हमारा बहुपद कहलाने लगता है, पहली बात। ठीक है, ये होते हैं, जैसे एक पद होता है, द्विपद होता है, ठीक है, त्रिपद होता है, बहुपद होते हैं। तो मतलब ऐसे काफ़ी सारी होते हैं। तो मैं जब बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में, नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ क्या होती है, क्या होती है। हैं, एक ये भी होता है, चरपद होते हैं, चरपद, ठीक है, चरपद और अचरपद। अचरपद मतलब अगर इन्हें हम इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल, और ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, टर्म, और ये टर्म। ठीक है, तो मतलब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं ओनली, कि संख्याएं
कितने प्रकार से लिखी जा सकती हैं। तो हम ओनली संख्याओं के लिखने का प्रकार बता रहे हैं आपको अभी, ठीक है। इस रूप में आपने संख्याओं को देखा होगा, बट डिस्कशन मैंने क्या बताया तभी हम करेंगे डिटेल में जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है। ओके, चलिए। हाँ, अब एक और टर्म मैंने लिया था, एक और नंबर था अरेंजमेंट नंबर। अरेंजमेंट नंबर में क्या था, ठीक है, मतलब क्रमबद्ध संख्या। क्रमबद्ध संख्या का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब जो क्रम से चलती चली जाए हमारे पास। जैसे इसके अंतर्गत हम कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे, जैसे परमिटेशन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन, मतलब, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो जब आएगा चैप्टर तब बताएंगे, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। NPR मतलब संभावना वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि इतनी कुर्सियाँ हैं, ठीक है, इतनी गायब हो गई, ये चल रही हैं, वो चल रही हैं, मतलब जो चीज़ें इसमें आती हैं वो चीज़ बताएंगे, बट ठीक है, ये चैप्टर बताएंगे जी जब बताएंगे तो, ठीक, ओके। अब हाँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि संख्याएं इतनी थी, मैंने कंप्लीट करा दी आप लोगों को, कंप्लीट संख्याएं करा चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा, और अगर डाउट है किसी को तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करे कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, मैं उसे क्लियर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में करके ज़रूर दूंगा, ठीक है। बट हाँ, जब तक आप लोग कहेंगे नहीं तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने सभी संख्याओं के बारे में बता दिया आज कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस रूप में लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। अब इनका डिटेल में डिस्कशन हम वन बाई वन करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। और मैं बेस से लेके हाइजर तक ले चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक। चाहे वो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताते जाएंगे हर एक चीज़ की हम। और जो बच्चा कक्षा 1 से मतलब 5th से ऊपर वाला है, क्योंकि कक्षा 1 से लेके 5th तक वालों के लिए तो मैंने पहले ही बता दिए, पहली वीडियो जो बनाई है 4-5 उन्हीं में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं वो भी हम थोड़ी थोड़ी सिखाते जाएंगे, ठीक। और जो बच्चे उच्च वाले हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते जाएंगे बीच बीच में। और जो बच्चे हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 12 तक के हैं, उनके लिए भी हम सीरीज से चलते जाएंगे, ठीक है। उनके सब्जेक्ट जो गणित सब्जेक्ट है हमारे, तो उसमें जो चैप्टर हैं सीक्वेंस से हर एक क्लास के, उन्हें भी हम करेंगे, बट कुछ समय लगेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप पैसेंस रखें बस, और कुछ नहीं हम चाहते हैं। हाँ, और ये साथ में चाहते हैं कि जो आपको जानकारी मिल रही है, अगर आप उस चीज़ से संतुष्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छी तरह, तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने अदर दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक। चलिए, हाँ, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जाते जाते जो मेरे दो टॉपिक थे, एक मल्टीपल और एक फैक्टर वाला, मतलब गुणज और गुणनखंड वाला, कि उन्हें हम समझा के जाएंगे, तो उसे अब हम क्लियर कर रहे हैं, उसे भी क्लियर करके वैसे ही चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला है मेरा मल्टीपल, दूसरा है मेरा फैक्टर, ठीक, और यहाँ पे है गुणज
और ये है गुणनखंड। ओके, अब देखिए गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल से क्या समझ में आ रहा है हमें। पहला, मल्टीपल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मल्टीपल, जैसे कि आपने जब मल्टीप्लाई पढ़ा था तो मल्टीप्लाई में क्या था कि संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से जितनी भी संख्याएं हमारे पास होती थी उनमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते जाते थे। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हम टेबल जब भी लिखते हैं तो टेबल लिखते समय हम क्या करते हैं कि मल्टीपल उसके देखते हैं, ठीक है, 1 से लेके अनंत तक ले जाते हैं हम, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि 4 व 8 का गुणज लिखिए, गुणज 5 तक लिखिए, ठीक है। ओके, मैंने ये बोल दिया आपसे, तो आप क्या करेंगे, गुणज की बात कर रहे हैं ना, गुणज मल्टीपल, तो 4 का लिखना है और किसका लिखना है मुझे, यहाँ पे देख लीजिए, और 8 का लिखना है। 4 और 8 का मुझे कहाँ तक लिखना है, 5 तक। मतलब स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 1 से हमेशा, ठीक है। तो 4 का 1, 4 4 यही रहेंगे मेरे पास, बट 5 तक जाना है मुझे। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। अगर ऐसे ही मुझे यहाँ पे कह देता 10 तक, 20 तक, 30 तक, तो हम बढ़ते जाते। मतलब एक संख्या मेरी वही रहती गुणज वाली, ठीक है, और ये चीज़ें मेरी क्रमबद्ध तरीके से एक एक बढ़ती जाती, इंक्रीज होती जाती संख्या, और यहाँ पे मल्टीपल्स आते जाते। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 8 2 16, 3 24, 4 32, 5 40, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। और फैक्टर की बात करें, जब गुणनखंड की बात करें, ये तो गुणज हो गए मेरे पास, गुणज ऐसे करेंगे हमेशा, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, उसके अगर गुणज पूछता है तो इसी तरीके से करेंगे हम। मतलब 1 से स्टार्टिंग करेंगे और जो जितनी संख्या दी जाती है उतने तक ले जाएंगे हम, ठीक। अब बात करते हैं हम फैक्टर गुणनखंड की। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या हुआ अब मेरे पास, जैसे मैंने कहा यहीं पे यही क्वेश्चन है मेरे पास, और मैंने आपसे कहा कि बताइए 4 व 8 का गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। मैंने अब क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पे मैंने लिखा फैक्टर गुणनखंड। अब देखिए का गुणनखंड ज्ञात करो, मतलब कि गुणनखंड ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 8 के, तो मैंने 4 लिया, फिर मैंने लिया 8, कंडीशन वही रहेगी मेरे पास। बट आप देखिए कि मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से, मतलब जो अभाज्य संख्याएं हैं मेरे पास, अभाज्य संख्या नहीं कहिए, उन्हें कहिए प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं से हम क्या करें, भाग देते जाएं, इनमें क्या करें, भाग देते जाएं, ठीक है। जिस तरीके से हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को निकालते हैं, ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को किस तरीके से निकाले थे हम, कि उनका गुणनखंड ज्ञात करके। मतलब गुणनखंड अगर करना है तो सेम चीज़ इतनी कर लें कि 4 करें, 4 इस तरीके से लिख लें, और 2 का मतलब पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 का करेंगे तो 1 का 1 ही रहता है, तो इसलिए उसे लिखते नहीं है कभी भी। तो 2 का करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा कितना, 2 बन जा 2, तो मतलब इसके कितने गुणनखंड आए, 1 2 4, ठीक। मतलब गुणनखंड कहाँ तक जाएगा हमारे पास, गुणनखंड हमेशा जो संख्या होती है उसी तक जाता है, उसके बाद नहीं जाता है। कैसे, देखिए इस 4 के गुणनखंड अगर कोई पूछे आपसे, तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 4, क्योंकि 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई किसी का करो कोई दिक्कत नहीं हमें, बट 4 आना चाहिए,
ठीक, और मैंने यहाँ पे फिर किया तो 2 इंटू 2। अब 4 का और कोई ऐसा गुणनखंड है 1 2 और 4 के अलावा, 1 2 और 4 के अलावा कि जो बराबर होता हो, नहीं है ना, तो इतने ही रहेंगे मेरे, क्या 1 2 और 4। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, 8 की बात कर ले, 8 की नहीं, यहाँ पे मान लीजिए 18 मान लीजिए, ठीक है 18, तो 18 यहाँ पे हो गया, तो 18 का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 18, मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, फिर 18 देखते हैं, तो 18 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 9, 1 2 क्रम से चलते हैं हम, ठीक है। फिर 18 का देखते हैं, तो 18 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, हमारे पास देखिए 3 इंटू 6, फिर 18 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तक चलेंगे हम यहाँ, ठीक। अब देखिए 4 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 4 के टेबल में 18 आता है कहीं, नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है 6 3 जा 8, 18 सॉरी 6 3 जा 18, तो मतलब 6 और 3 तो इसमें भी आ रहा है मेरे पास, तो हमारे पास अब नहीं है कोई, मतलब मेरे पास इसके गुणनखंड कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3, फिर 6, फिर 9, फिर 18, कितने हो गए ये, समझ में आ गई बात, ठीक। अब चलिए, अब आप लोग 25, 1 से 25 और 9 से और 78 और 92 और 95 इतने के गुणनखंड और इतने के गुणनखंड निकालिए, मतलब निकालिए, और ठीक, अगर आप सही निकाल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही वाली नहीं। जैसे अब इसमें एक और बता देते हैं हम, ठीक है, कौन सा बता दें, चलो यही वाला, ये रहने दो, ये तो इजी है, आप कर लेंगे 92 वाला, तो 92 है, ठीक। 92 का देखिए, संख्या जब बड़ी हो जाती है मेरे पास तो हम क्या करेंगे कि उसे हम इसके रूप में लिखेंगे, 92 यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक। अब हम स्टार्टिंग करेंगे हमेशा किससे, 2 से, ठीक है, तो 2 से भाग दो इसमें, तो 2 कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 23 का ही जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 2 23, मतलब 1 2 और 23, ओके, इतना आएगा इसका, समझ में आ गई बात, 1 2 और 1 2 2 और 23, हाँ इसमें, अरे भाई कितने, देखिए 1 2 4 और 23 इतना आएगा इसका गुणनखंड, ठीक है, मतलब 1 से 92 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही काटते जाएंगे एक एक करके, एक एक करके, तो जिससे कट रहा है वही उसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलो, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा, और हाँ, मैं आप लोगों से फिर एक बार आग्रह करता हूँ इसी बात को लेके कि अगर आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिनसे आपका तो भला हो रहा है उनका भी भला हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, तो जो भी मैथ में वीक है, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, ठीक है, उसे भी आप शेयर करें। मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि उन्हें भी इसका प्रॉफिट दें। धन्यवाद, चलते हैं।